नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंतर्गत विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसी क्रम में अलग अलग जनपदों में इनसे संबंधित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, चाहे सैद्धांतिक कहें या EVM प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया है, तो उन सभी भाई बहनों के लिए या कहीं मेरे शिक्षक साथियों के लिए ये वीडियो लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर उनके कुछ डाउट्स हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं और इस चुनाव में अपना सही तरीके से अपना दायित्व का निर्वाह करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे साझा करें। कुछ और नहीं है कि मशीन में पहले से कुछ है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मशीन को क्लियर करना जरूरी है। तो जैसे ही आप क्लियर बटन दबाएंगे, एक लंबी बीप की आवाज आएगी और मशीन के डिस्प्ले में आएगा सबसे पहले मशीन का सीरियल नंबर आएगा, डेट और टाइमिंग आएगा। डेट 14 की दिखाएगा, 7 बजे शुरू करें, 7 बजे का समय दिखाएगा। उसके बाद दिखाता है वो डिलीटेड ओल्ड वोट्स, ये दिखाएगा। फिर दिखाएगा कैंडिडेट 10, 20, 30, नोटा 0 और एंड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब मशीन में हर चीज क्लियर हो चुकी है। मशीन में ऐसा कुछ नहीं है, पहले से वोट नहीं है। अब यहां पर कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या आ सकती है कि आपने मशीन को क्लियर किया और मशीन के डिस्प्ले में दिखा रहा है वो इनवैलिड। अगर वो इनवैलिड दिखा रहा है तो आपको यहां पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर वो इनवैलिड वहां पे आ रहा है तो आपको मशीन को क्या करना है, CRC करना है। मशीन को क्या करना है, CRC करना है। यानी कि पहले आप क्लोज बटन दबाइए, फिर रिजल्ट को देखिए और उसके बाद क्लियर करिए, तो हर चीज जो है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपकी हो जाएगी। पहले कोशिश करिए कि क्लियर करके ही आपका ठीक हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा है, 5% हो सकता है कि वो इनवैलिड दिखाए, तो आपको मशीन को फिर से CRC करना है। आपने क्लियर कर दिया और अब आपको क्या करना है, वैलिड इश्यू करना है। तो जब वैलिड इश्यू करेंगे, आप एक एजेंट को और एक पोलिंग अफसर को या 2-3 एजेंट को भेज सकते हैं और एक पोलिंग अफसर से कहिए कि वोटिंग कंपार्टमेंट में खड़े हो जाए। अब जिसको आपने मत देना है, जो कैंडिडेट को मत देना है, उसको आप मत देंगे। अभी तक देखिए, आपने अपनी कंट्रोल यूनिट को चेक कर लिया था, जो सामग्री लेके आए थे आप लोग, आपकी जो पास बैलेट यूनिट थी उसको भी आपने चेक कर लिया था, लेकिन जो वीवीपैट था वो चेक नहीं हुआ था। तो वीवीपैट जो चेक होगा वो मॉक पोल के समय चेक होना है। तो आप क्या कहेंगे, एजेंट से कहेंगे आप जिसको मत दे रहे हैं उसको मत दीजिए और देखिए कि उसके नाम की पर्ची निकल ली नहीं निकल रही है। तो मान लीजिए आपने यहां से बाहर से बैलेट इश्यू करा, उन्होंने कैंडिडेट ए को मत दिया, तो देखेंगे कि वीवीपैट पे जो पर्ची निकलेगी वो एक ही निकलेगी। उसमें 3 चीज दिखाई देंगी उस पर्ची में। उसमें लिखा होगा पहले सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट, दूसरा नेम ऑफ द कैंडिडेट और तीसरा सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, यानी उस कैंडिडेट की क्रम संख्या, किस क्रमांक में उसका नाम अंकित है, दूसरा उसका नाम और तीसरा उसका चुनाव चिन्ह। मान लीजिए ए नाम का कोई कैंडिडेट है, वो 5वें नंबर पे है और उसका सिंबल मान लीजिए घंटी उसका सिंबल है, तो ये दिखाई देगा वहां पर कि सीरियल 5 ए, नाम उसका ए आ जाएगा और सिंबल उसका आ जाएगा घंटी। तो ये जो पर्ची है वो दिखाई देगी वहां पर। और जो पर्ची होती है वो 7 सेकंड तक का उस विंडो में दिखाई देगी वीवीपैट को, और 7 सेकंड के बाद ऑटो कट होकर के नीचे ड्रॉप आउट बॉक्स में गिर जाती है। तो जब आप देख रहे हैं कि हम ए को वोट दे रहे हैं तो ए की पर्ची निकल रही है, बी को दे रहे हैं बी की निकल रही है, नोटा को दे रहे हैं तो नोटा की निकल रही है। इसका मतलब आपका जो वीवीपैट है और आपकी जो मशीन है बिल्कुल ओके है, उसमें कोई कमी नहीं है, आपकी हर चीज चेक हो गई है। यहाँ पर ध्यान ही देना है कि जितने कैंडिडेट आपके वहां से चुनाव लड़ रहे हैं सबको आपने बराबर मत देने, बिल्कुल सबको बराबर मत देने आपने। अगर आपके वहां 8 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो सबको आपको 6 मत देने हैं, तो 48 मत हो गए और 2 मत या 4 मत हम नोटा को भी देंगे। इसमें जो एजेंट्स है उनसे कहिए कि जितने कैंडिडेट है सबको बराबर मत दें। अगर एजेंट से नहीं है तो आपकी जो पोलिंग की टीम है, पोलिंग अफसर फर्स्ट सेकंड है, उनसे कहिए कि सबको वो बराबर मत देंगे। तो जैसे ही आपके 50 या 52 मत पूरे हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, क्लोज बटन दबा देंगे। आपने क्लोज बटन दबा दिया, उसके बाद अगर आप कोई बटन को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आ जाएगा इनवैलिड डिस्प्ले में आ जाएगा। अब मशीन आपने क्लोज कर दी, इसके बाद आ जाइए आप रिजल्ट सेक्शन पे, आपको CRC फिर करना है। क्लोज कर दिया, अब रिजल्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। तो जब रिजल्ट सेक्शन पे आप आएंगे तो जो वीवीपैट के ड्रॉप आउट बॉक्स में जो पर्चियां गिरी थी 50 पर्चियां, उनको भी आप बाहर निकाल लेंगे। अब रिजल्ट सेक्शन पे आप आएंगे तो रिजल्ट को आप ओके करेंगे तो दिखाएगा टोटल पोल्ड वोट्स 50, उसमें दिखाएगा टोटल पोल्ड वोट्स 50। कैंडिडेट ए 8, कैंडिडेट बी 8, कैंडिडेट सी 8, सबके बराबर दे रहे हैं। और लास्ट में नोटा आपने 2 या 4 जितने देते वो शो करेगा।
और फिर लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा एंड। अब आप पर्ची भी मिलाएंगे तो ए की 8 निकलेंगी, बी की 8 निकलेंगी, सी की 8 निकलेंगी, नोटा की 2 निकलेंगी। इसका मतलब बिल्कुल हर चीज ओके है। अब तीसरा यहाँ पर स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्टेप है कि मशीन को आप क्लियर करना ना भूलें। तो जैसे ही आपका रिजल्ट सेक्शन ओके हो जाता है, आप तुरंत क्लियर बटन दबा देंगे। तो जैसे आप क्लियर बटन दबाएंगे तो लंबी बीब आएगी और हर चीज क्लियर होती हुई आएगी। फिर दिखाएगा टोटल पोल्ड वोट्स 0 आ जाएगा, कैंडिडेट A 0, B 0, C 0, नोटा 0 और एंड लिखा हुआ जाएगा। इसका मतलब मशीन हर चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। कभी कभी जल्दबाजी में कई लोग क्या करते हैं, भूल हो जाती है तो बगैर क्लियर कराए मशीन को सील कर देते हैं। मशीन को सील कर दिया तो जो 50 मत उसमें पड़े थे मशीन के अंदर ही पड़े रहेंगे। और सोचिए बाद में अगर आपका एक्चुअल पोल भी शुरू हो गया और एक्चुअल पोल में 100 लोगों ने अगर मतदान कर दिया तो मशीन 150 दिखाएगी, तो क्या स्थिति हो सकती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जैसे ही आपका रिजल्ट सेक्शन ओके हो जाए, आप तुरंत मशीन को क्लियर कर दीजिए। मशीन क्लियर हो गई, आपने पर्ची भी मिलान कर दिया। अब करना क्या देखिए आप, इसके बाद जो मतदाता जो वहां से पर्चियां निकली, जो ड्रॉ आउट से जो पर्चियां निकली, उसके पीछे आपको एक स्लिप लगानी है। आपको एक मोहर दी जाएगी, मॉक पोल स्लिप। जब सामग्री लेके आएंगे तो मॉक पोल स्लिप की मोहर आपको दी जाएगी। तो इन 50 पर्चियों के पीछे आपको मॉक पोल स्लिप की मोहर लगानी है, 50 पर्चियों के पीछे। उसके बाद आपको इन पर्चियों को एक काले रंग के लिफाफे के अंदर पैक करना है। उस काले रंग के लिफाफे में आपके साइन होंगे, आपके मीन्स पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और जो एजेंट से बैठे हैं उनके साइन होंगे। उसके बाद उस काले रंग के लिफाफे को एक प्लास्टिक के डब्बे में आपको रखना है। एक प्लास्टिक का डब्बा आपको दिया जाएगा, वो विशेष रूप से मॉक पोल के लिए होता है, तो उसमें वो रखा जाएगा। उसके डब्बे के ऊपर एक प्री प्रिंटेड स्लिप लगी होती है, उसमें डिटेल आप भर देंगे कि मॉक पोल का साइन का टाइमिंग भर देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम भर देंगे और आपको पोलिंग स्टेशन नेम भर देंगे। और दूसरी तरफ को आपको मार्कर से इसको लिखना पड़ेगा, वही डिटेल लिखना पड़ेगा। और उसको काले लिफाफे को आपने प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया। उसके बाद एक गुलाबी कलर की आपको सील दी जाएगी, पिंक कलर की। वो सील जो है विशेष रूप से मॉक पोल के लिए। तो डिब्बे के बाहर आपको सील इस तरीके से लगानी है कि जब डिब्बा खोलना पड़े तो खोलने से पहले उस सील को तोड़ना पड़ेगा। उस सील में जो एजेंट्स हैं उनके साइन करवाएंगे, पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और साइन करने के बाद उसको आप रख देंगे। अब क्या करना है आपको, मशीन को आपको स्विच ऑफ कर देना है। मशीन आपने स्विच ऑफ कर दी और जैसे ही मशीन स्विच ऑफ हो जाती है, आप उसकी सीलिंग की कोशिश करेंगे। यानी इसमें जो एबी सील है ये आप लगाएंगे, अंदर जो टैग उसमें लगना है, उसमें से टैग लगना है वो लगाएंगे, एजेंट्स को साइन कराएंगे और पूरी मशीन को सील कर देंगे। तो जैसे ही मशीन सील हो जाएगी, आपको ये प्रमाण पत्र बनाना है। ध्यान रखिएगा, जब मशीन को आप सील करेंगे तो आपको स्विच ऑफ मोड में ही करेंगे, मशीन को स्विच ऑफ करके सील करेंगे। अगर आपने स्विच ऑन में कर दिया तो हो सकता है कि अनावश्यक बटन आपसे दब जाए। तो इसलिए मशीन को स्विच ऑफ करना, उसके बाद ही सील करना। और जैसे आपकी सीलिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, आपको ये प्रमाण पत्र बनाना है। देखिए इसमें लिखा है कि प्रमाण किया जाता है, मैंने, अगर आपकी ड्यूटी अल्मोड़ा में लगती है तो 52 अल्मोड़ा इसमें आ जाएगा। 52 अल्मोड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या, जिस पुलिस स्टेशन पर आप जा रहे हैं उसकी संख्या और नाम आ जाएगा। मैं पीठासीन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को टाइमिंग जो आएगा वो 7 बजे से लेकर के 7:15 के बीच का समय आ सकता है, उसके बाद का समय नहीं आएगा। उसके बाद देखिए उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, बैलेट यूनिट की क्रम संख्या, वीवीपैट की क्रम संख्या। ये आपको मशीन को पलटाना नहीं है, आपने डायरी में हमेशा मेंशन किया हुआ है, फटाफट डायरी से लेकर के आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रत्याशी और नोटा सहित कुल पड़े मतों की संख्या, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 50 या 52 जितने पड़े थे आप। जब सत्यापित किया गया कि जब सही प्रत्याशी या नोटा का बटन दबाया गया तो एलईडी लाइट जल रही थी और सही प्रकार से वो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, बीप की आवाज सही प्रकार से सुनाई दे रही थी। इसको भी आप सत्यापित कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दिखावटी मतदान का आपको रिजल्ट में बनाना है कि प्रत्येक कैंडिडेट को कितने मत दिए गए। तो प्रत्याशी का नाम ए बी सी डी जो भी कैंडिडेट आपके वहां है, दिखावटी मतदान के समय डालेंगे मतों की संख्या। अगर हमने सबको बराबर दिए थे, बराबर देने ही आपको, तो 8-8 मत आप दिखाएंगे। परिणाम के समय कंट्रोल यूनिट में कितने दिखाए पड़ते हैं, तो वो भी 8-8 आएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है दिखावटी मतदान के जांच के में छवि वर्षीय के अनुसार वीवीपैट को जो लाई थी, वीवीपैट से जो पर्चियां निकल रही थी उनकी संख्या, तो वो भी 8 आएगी। और लास्ट में पूछ रहा है इनका मिलान एक दूसरे से किया है नहीं किया, हाँ या नहीं पूछ रहा है, तो आप हाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में नोटा को कितने मिले थे वो भी आपको लिखना है और टोटल रिजल्ट आपको इसका तैयार करना है। इसके बाद देखिए पॉइंट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, को आपको ये रिमाइंड कराने के लिए कि आपने दिखावटी मतदान के बाद मशीन की मेमोरी को क्लियर किया है नहीं किया है, वो फिर पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आप करेंगे हाँ सत्यापित कर दिया है। फिर जिनके नामों के समक्ष उनके मतदान अभिकर्ता के नाम प्रदर्शित है, वे मतदान अभिकर्ता दिखावटी मतदान के समय उपस्थित थे और मैंने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। आप हाँ लिखेंगे, आपको हाँ प्राप्त कर लिए हैं। अगर उपस्थित थे तो हाँ प्राप्त कर लिए। नीचे जो एजेंट्स होंगे जो उपस्थित थे उनके आप साइन होकर करवाएंगे। अगर एजेंट्स नहीं है तो आप निल कर देंगे। नीचे आप समय लिखेंगे
और पीठासीन अधिकारी के नाम पर हस्ताक्षर करने हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइक्रो ऑब्जर्वर वहां पर को है, आपको उनके सिग्नेचर करवाने हैं। ये इसकी प्रोसेस है। देखिए मॉक पोल की, कि आपको मशीन को क्या करना है, क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको सीआरसी करना है, बैलेट इश्यू करने हैं, फिर सीआरसी करना है, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। और देख रहे होंगे आप क्लियर में फिर हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट लिखा है कि आप भूले नहीं। और उसके बाद मशीन को स्विच ऑफ करना है और सीलिंग की प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आपको मॉक पोल का वीडियो दिखा रहे हैं, अगर कुछ डाउट्स होंगे आपके तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। केसेस में से सारे यूनिट्स को बाहर निकालकर कनेक्ट करेंगे और फिर सीयू को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर ये जांच कर लेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। एक्चुअल पोलिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफी पहले दी जानी चाहिए ताकि उनके पोलिंग एजेंट्स समय पर मॉक पोल में पहुंच सके। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करें। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं आते तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 0 या 1 पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में मॉक पोल शुरू कर सकता है। कम से कम 50 वोट का एक मॉक पोल करें। मॉक पोल के दौरान बीयू और वीवीपैट प्रिंटर यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें और सीयू और वीएसडीयू को पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टेबल पर रखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर और वीवीपैट की प्रिंटर स्लिप पर निगरानी रख सके। पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाजत दी जा सकती है। ये रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल में नोटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी मशीन सही काम कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दे कि अब कोई भी वोट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर और वोट रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो डिस्प्ले में इनवैलिड फ्लैश होगा। अब रिजल्ट सेक्शन का बाहरी और अंदरूनी दरवाजा खोलें, फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाएं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर ले कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट और हर उम्मीदवार की वीवीपैट से निकली हुई वीवीपैट पेपर स्लिप्स मैच करती हैं। जब वो निश्चित हो जाए तो ईवीएम से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दें। मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ये इंश्योर कर ले कि एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली कर दिया गया है। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर भी नजर रखे। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड है वहां उसका मॉक पोल में होना जरूरी है और सारी प्रक्रियाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और आउटर पेपर स्ट्रिप सील से एक्चुअल पोलिंग से पहले सील करें। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टैंप लगाएं और ब्लैक एनवेलप में पीओ की सील से सील कर दें और फिर इस एनवेलप को एक दिए हुए खास प्लास्टिक बॉक्स में डालें। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स इस सील पर अपने दस्तखत करेंगे। इस बॉक्स को चुनाव से जुड़े बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओ के पास रख दें। पोलिंग के दिन मॉक पोल में कम से कम कितने वोट डालने चाहिए? 100, 500, 25 या 50? तो मैं समझता हूँ ऑटो काउंट। तो ये जो पर्चे निकलेंगी, इन पर्चियों को आप अलग रखेंगे, इसको भी मॉक पोल के साथ नहीं रखेंगे। एक अलग लिफाफा बनाएंगे, उसमें उन 7 पर्चियों को आपके अंदर रख देना है। अब देखिए क्या है, आपका मॉक पोल शुरू हो गया, मॉक पोल हो गया, आपका एक्चुअल पोल भी शुरू हो गया
और एक्चुअल पोल में 11 बजे अचानक क्या हुआ, मशीन में कोई खराबी आ गई, आपकी जो कंट्रोल यूनिट है उसने काम करना बंद कर दिया। पहले तो आप देख लीजिएगा, उनके कनेक्शंस को देख लीजिए, अगर कोई लिंक एरर है तो वो शॉर्ट आउट आप कर लेंगे। अगर कोई लिंक एरर भी नहीं है, प्रेशर एरर भी नहीं है, कंट्रोल यूनिट में वास्तव में एरर आ गई है, तो तुरंत आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट नई मशीन आपके पास लेके आएंगे। आपको जो पुरानी मशीन है उसके केसेस में रख देना है। टोटल बटन अगर दब रहा है तो टोटल जरूर चेक कर लें। टोटल चेक कर लेंगे, मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसको जो उसके डब्बे हैं, उसके केसेस है, उसमें आप रख देंगे और नई मशीन को आप स्टेबलिश करेंगे। नई मशीन आपको रख दी और जब नई मशीन आपको आ जाएगी तो क्या करना है, आपको फिर से मॉक पोल करवाना है। और ऐसी स्थिति में आप जैसे पहले 50 मत दे देते तो 50 नहीं देने हैं, यहाँ पर आपको प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक मत देना है, इंक्लूडिंग नोटा। अगर आपके वहां 9 है नोटा लगा करके तो सबको आपको एक एक मत देना है। उसके बाद उसकी जो पर्चे निकलेंगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आपका पोल चल रहा है और मतदाता शिकायत ये कर रहे हैं कि सर हम देख रहे हैं वहां जा रहे हैं तो पर्ची तो निकल ही नहीं रही है वहां पर। अगर आपसे 4-5 मतदाता ऐसा कह दे, आपको जा नहीं सकते हैं वहां पर तो, ठीक है। अगर 4-5 मतदाता ये शिकायत कर रहे हैं कि वीवीपैट से पर्चा नहीं निकल रही है तो आप ऐसी स्थिति में भी तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, केवल वीवीपैट लेके आएंगे, क्योंकि आपकी जो बाकी जो मशीन है वो तो ठीक काम कर रही है, तो केवल वीवीपैट यहाँ पर बदला जाएगा। और अगर वीवीपैट बदला जा रहा है तो मॉक पोल ऐसी स्थिति में नहीं होगा। मॉक पोल तब होगा जब आपकी पूरी ईवीएम जो हो रही चेंज होगी। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जरूर आप ये ध्यान रखेंगे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बीच बीच में जो उसके लेसेस हैं, जो उसकी करेक्शंस हैं, उसको जरूर मॉनिटर करें। कई बार मतदाता उसकी आपका ध्यान अपने पेपर बनाने में है और सब लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, हो सकता है किसी मतदाता के पैर में आकर के वो लग गया हो और करेक्शन से दूर हो गया हो, इसकी संभावना काफी बड़ी रहेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करिए जो आप जो उसकी वायरिंग कर रहे हैं तो उनके रास्ते में बिल्कुल ना आए और आराम से मतदाता दूसरी जगह से आकर के अपना मतदान कर सके, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं पीठासीन मतदान अधिकारी प्रथम के कार्य और दायित्व के बारे में। तो पीठासीन अधिकारी प्रथम दिल्ली में तो आपको लग रहा होगा कि सबसे अधिक कम काम है, लेकिन कम इसलिए काम है कि उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है मतदाता की पहचान करना, उसका सत्यापन करना। और ध्यान ही दीजिए, अगर किसी बूथ में टेंडर वोट पड़ गई तो समझ लीजिए कि पोलिंग फर्स्ट के द्वारा सही कार्य नहीं किया जाता है। और अगर 4-5 टेंडर वोट पड़ गए वहां पर तो जो आपकी पूरी पोलिंग प्रोसेस है वो संदेह घेरे में आ सकती है और पूरी जो टीम है वो भी संदेह घेरे में आ सकती है, वो स्क्रूटनी में आ जाएगी। इसीलिए कोशिश ये करिए कि आपके मतदेय स्थल पर, आपके मतदान केंद्र पर बिल्कुल टेंडर वोट पड़ने की नौबत ना आए। और देखिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो टेंडर वोट पड़ते हैं उनकी कहीं गिनती नहीं होती है, वो केवल मतदाता को यह आश्वस्त करने के लिए कि उसने मतदान कर दिया है ये होती है, उसकी कहीं गणना नहीं होती, नहीं उसकी गिनती होती है। क्योंकि उसको कागज के जो बैलेट पेपर होता है उसमें इश्यू किया जाता है, उसमें वो मतदान करता है। तो ये आपको टेंडर वोट पड़ने की नौबत बिल्कुल नहीं आनी। तो इसके लिए जो पोलिंग फर्स्ट है उनका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आवाज उनकी तेज होनी चाहिए, ऊंची आवाज होनी चाहिए। तो जैसे ही निर्वाचक अंदर आता है उसने मास्क पहना होगा, तो जो मास्क पहना होगा उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े होगा और उससे कहिए कि मास्क को नीचे करेगा। मास्क नीचे करेगा, आप उसका नाम बोलेंगे, क्रमांक बोलेंगे जोर से, ताकि जो पीछे एजेंट है वो उसको सुन सके और वो भी अपनी जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसको इसके बना कर सके। यहाँ पर एक बार स्पष्ट मैं कहता हूँ आपसे कि आप जो एजेंट वहां पर हैं उनसे ये कह दीजिए कि अगर उनको ऑब्जेक्शन करना है तो यहीं पर कर दें। इसके बाद अगर पोलिंग 2 के बाद चला गया, पोलिंग 3 के बाद अगर हो गया और फिर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। यह आपको स्पष्ट कह दीजिए। आपकी आवाज तेज होनी चाहिए ताकि हर कोई उस बूथ के अंदर आपकी आवाज को सुन सके और उसकी पहचान हो सके। तो जब मतदाता अंदर आएगा तो वो आपके पास दिखाएगा पहचान पत्र, या एपिक होना चाहिए उसके पास, या 11 अन्य दस्तावेज होने चाहिए, अभी बताएंगे कौन कौन से होने चाहिए, वो आप देख लीजिए। हो सकता है कि मतदाता बाहर से वोटर पर्ची लेके आ रहा हो, वोटर पर्ची जो बीएलओ इशू कर रहे हैं आजकल, वो वोटर पर्ची उसका हो सकती है, या एक शासकीय पर्ची भी होती है जो बाहर से एजेंट वगैरह देते हैं, वो लेकर के आपके पास आ रहा हो तो वो आपके हेल्प करने के लिए उससे आसानी से देख सकते हैं कि उसका नाम कौन से क्रमांक में है और कहां पर उसकी वकालत करनी है। तो जैसे ही आप श्योर हो जाए उसके नाम पर आप टिक कर लें, आप क्या करेंगे, पर्ची को तुरंत डस्टबिन में डाल देंगे और उससे कहेंगे कि अपना एपिक या अन्य दस्तावेज दिखाए। आपके पास क्या होगी, निर्वाचन नामावली होगी, निर्वाचन नामावली होगी, निर्वाचन नामावली की चिन्ह प्रति होगी। यह उसका प्रारूप है। इसमें देखेंगे आप
कुछ एब्रिविएशन से होते हैं, जैसे है पीबी, ये तो बताया दिया मैंने आपको, पोस्टल बैलेट होगा, निर्वाचक के नाम के आगे पोस्टल बैलेट लिखा होगा, उसको आप कदापि वोट देने के लिए अनुमति नहीं करेंगे। ईडीसी, एजुकेशन ड्यूटी सर्टिफिकेट, हो सकता है कि आपके बूथ में ऐसे महिला कार्मिक हो जिनका विधानसभा क्षेत्र वही हो, तो उनको ईडीसी इश्यू होगा। आप क्या करेंगे, जो आपकी निर्वाचन नामावली है, मान लीजिए उसमें 500 मतदाता है, तो लास्ट में क्या करेंगे, वो भी अपना मतदान वहीं पे करेंगे, तो 501 हो जाएंगे आपके। 500 तो वो हो गए और एक ईडीसी इश्यू क्या है, तो 501 आपके वहां हो जाएगा वोटर्स जो है, तो ईडीसी की सिस्टम होगी। या सीएसपी, क्लासिफाइड सर्विस वोटर, ये वो वोटर होते हैं जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, या दूसरे देश में एम्बेसडर के रूप में कार्यरत होते हैं, जो किसी कारणवश मध्य स्थल पर नहीं आ सकते हैं, तो वो अपना एक प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं। प्रॉक्सी मीन्स होता है प्रतिनिधि, वो एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, और उस दिन क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है वो मतदान स्थल पर आकर के वोट करता है। तो इसकी सूची भी वहां पर आपके पास होगी। ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉक्सी वोटर जो होंगे, वो अगर आपके वहां आए, आप सीधे उनको नहीं कहेंगे कि आप मतदान करें, पहले कहेंगे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। जो प्रॉक्सी वोटर होंगे उनके पास आरओ या एआरओ के द्वारा प्रमाण पत्र होगा कि ये फलाना वोटर के प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त किया जाता है या इनको अनुमोदित किया जाता है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र उनके पास होगा, तभी जाकर के आप उनको मतदान देने के लिए कहेंगे। तो प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट उसमें लगी होगी। इसके अतिरिक्त अनुपूरक सूची शुरू में जो बताया था मैंने आपको, ऐसे नाम जो परिवर्तित हो गए हो, चेंज हो गए, विलोपित हो गए हो या संशोधित हुए हो, उसकी सूची होगी। एएसडी मतदाता, अब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट, इस मतदाता की पूरी लिस्ट आपके पास पीछे से लगी होगी। अब क्या एएसडी मतदाता आपके वहां आकर वोट कर सकता है? नहीं कर सकता है। कुछ लोग कह रहे कर सकता है, कुछ कह रहे नहीं कर सकता है। तो एएसडी जो मतदाता है वो आपके यहाँ आकर के मतदान कर सकता है। हो सकता है बीएलओ वहां पर गया और वो मतदाता जो था उसको नहीं मिला, लगातार 5-6 बार उसने विजिट करी, वो नहीं मिला। उसके पड़ोसी ने कहा कि भाई वो तो पिछले 4 महीने से यहाँ की बाहर है या 6 महीने से बाहर है, तो उसने क्या कर दिया, उसको अब्सेंट की लिस्ट में डाल दिया या शिफ्टेड की लिस्ट में डाल दिया। और जब चुनाव होता है तो वो मतदाता वहां पर आ गया, वो आ रहा है आपके पास, तो आप उसको मतदान देने से वंचित नहीं करेंगे। आप पहले एपिक देखेंगे उसका या अन्य दस्तावेज देखेंगे, छोटी सी जांच करेंगे, उसके बाद आप उनको वोट देने के लिए अनुग्रहित करेंगे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, अगर एएसडी मतदाता आपके वहां मत देता है तो उसके आपको साइन भी करवाने हैं और उससे अंगूठे का निशान भी लेना है, दोनों चीज करवानी है। और साइन भी कैसे करवाएंगे, जो भी मतदाता साइन करेगा, साइन उसके पूरे पढ़ने में आने चाहिए, ये नहीं कि खाली वो इनिशियल कर रहा हो, पूरे स्पष्ट साइन हो, उससे उसकी नाम की पहचान हो सके, ऐसे आपको साइन करवाने हैं। ये देखिए एएसडी वोटर की लिस्ट आपको ऐसी मिलेगी, जैसे इसमें अमित रॉय है, ये एब्सेंट है, बेला पॉवेल है, ये शिफ्टेड है, इस तरीके की लिस्ट आपकी अनुपूरक सूची में लास्ट में लगी होगी, तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये प्रॉक्सी वोटर के बारे में बताया था जो आपको, वही है। जैसे समझ लीजिए अमर पॉल है, अमर पॉल एक सीएसपी वोटर है, क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, ये नहीं आ सकते हैं, तो इन्होंने एक प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है विमल पॉल को। हो सकता है कि इनके परिवार का ही होगा, तो विमल पॉल उस दिन वोट करने के लिए आएगा। तो जब विमल पॉल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उससे प्रमाण पत्र मांगेंगे, वो प्रमाण पत्र दिखाएगा, साथ ही कुछ एपिक या नॉन एपिक लेकर के आएगा। तो जो आप रजिस्टर में अंकना करेंगे मतदाता रजिस्टर में, वो क्या होगा देखिए, नेम ऑफ सीएसपी तो अमर पॉल का ही आएगा, क्रमांक किसका आएगा, अमर पॉल का क्रमांक आपको लिखना है, क्रमांक अमर पॉल का ही आएगा, जो इलेक्टोरल रोल में जो क्रमांक है वो अमर पॉल का आएगा। मत देने के लिए विमल पॉल आया है प्रॉक्सी वोटर के रूप में, तो एपिक कौन लाएगा, विमल पॉल आएगा, तो एपिक किसका लिखेंगे आप, विमल पॉल का लिखेंगे। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये 12 दस्तावेज हैं जिनकी मदद से कोई मतदाता आपके वहां पर आकर के मत दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले है एपिक। अगर वो एपिक लेकर के आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, EPIC लिखना है। कौन लिखेंगे इसको, पोलिंग सेकंड, EPIC लिखेंगे या EP लिखेंगे। और इसके अलावा जो 11 अन्य दस्तावेज हैं, जिसमें हमारा आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका पेंशन डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, हेल्थ स्मार्ट कार्ड है, मनरेगा जॉब है, ये सब अगर वो लेके आ रहा है तो इसके अंतिम के जो 4 अंक हैं वो आपको नोट करना है। अगर एपिक लेके आ रहा है तो आपको EP या EPIC लिखना है। अगर 11 अन्य दस्तावेज लेके आ रहा है तो आपको केवल उसके अंतिम के जो 4 अंक हैं वो आपकी उसको अंकना करनी है। वोटर स्लिप के रूप में कोई मतदाता लेकर आ रहा है तो वोटर पर्ची मान्य नहीं है, उससे आपकी मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन वो उसकी पहचान के लिए मान्य नहीं है, तो उससे भी आपको जरूर कहना है कि अपना एपिक या अन्य दस्तावेज लेकर के वो आए। अब देखिए जो पोलिंग फर्स्ट है उसने निर्वाचन नामावली में कैसे निशान लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास मतदाता आता है, स्त्री पुरुष, आपको कैसे अंकना करनी है। अगर कोई पुरुष मतदाता अंदर आ रहा है
तो आपको डायगोनल एक तिरछी लाइन आपको डालनी है। अगर कोई महिला मतदाता आ रही है तो आपको तिरछी लाइन भी डालनी है, साथ ही उसी क्रमांक में गोला भी करना है। जहां पर क्रमांक है देखिए उसका, उसमें गोला भी आपको करना है। इस बार एक नया केस आया है ट्रांसजेंडर का। दौराहा विधानसभा में कुछ ऐसे मतदाता हैं जो ट्रांसजेंडर के रूप में इस बार आए हैं, तो उनकी अंतर कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना है आपको तिरछी लाइन भी डालनी है, क्रमांक में गोला भी करना है, और गोले के आगे आपको एक सही का निशान लगाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायगोनल लाइन भी होगी, गोला भी लगेगा, और गोले के आगे एक सही का निशान भी लगेगा। तो इससे आप क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। सर रेड पेन से रेड से होती है, पेंसिल आसान मिलती है आपको रेड कलर की, वो नहीं होगी तो रेड पेन से आप उसकी अंकना करेंगे। यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो पोलिंग अफसर फर्स्ट हैं उन्हें करना क्या है, एक अलग से पेपर ले लें, सफेद पेपर ले लें, उसके 2 कॉलम बना लें, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष, और जैसे कोई स्त्री मतदाता आती है तो उसमें अंकना कर दें, नीचे पुरुष आता है तो पुरुष में अंकना कर दें, और हर 2 घंटे में टोटल चेक करें कितने स्त्री आ गए कितने पुरुष आ गए। इसका मिलान होना बहुत जरूरी है। जब पीठासीन अधिकारी टोटल का बटन दबाएंगे तो आपका जो स्त्री पुरुष है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उससे मिलना चाहिए। सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज भी निकालना है तो जितने पुरुष मतदाता है उससे आप निकाल देंगे। मान लीजिए आपके वहाँ 500 पुरुष मतदाता है, 400 लोगों ने मतदान दिया, तो 400 बटे 500 गुणा 100 करके आप निकाल देंगे उसको। ठीक है सर। और अगर टोटल से निकाला जितने टोटल है उससे निकल जाएगा। मान लीजिए टोटल आपके वहाँ 800 में है, 800 में से 500 लोगों ने मतदान किया, तो 500 बटे 800 गुणा 100 करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। हर 2 घंटे बाद आपको निकालना है, वो तो आपकी मशीन शो करेगी। परसेंटेज नहीं निकालना है आपको केवल कितना मतदान हुआ ये निकालना है। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मत ये निकालना है। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो स्त्री पुरुष अलग अलग करना है। इससे क्या होगा, बड़ी आसानी आपको मिलेगी। लास्ट के समय क्या होगा, अगर आपने स्त्री पुरुष नहीं मिलाए और आप लास्ट में देख रहे हैं कितने मेल कितने फीमेल, तो जरूर उसमें अंतर बढ़ जाएगा। तो जल्दबाजी का समय भी होता है, मशीन के क्लोज होने का समय भी होता है, जाने का समय भी होता है। तो उसमें अगर आपका अंतर आ गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा साबित होगा, और आपको वही हिसाब मिलाने में आपका 1 घंटा 2 घंटे आपको बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जो पोलिंग फर्स्ट है वो अलग से एक पेपर ले लें, उसमें कितने स्त्री कितने पुरुष आप टैली मार्क्स का आप कर सकते हैं। आप फटाफट हर 2 घंटे में निकाल देंगे उसको। इसी प्रकार से जो पोलिंग 2 है वो भी हर 2 घंटे बताएं कितने लोगों ने एपिक के द्वारा मतदान किया है और कितने लोगों ने नॉन एपिक से मतदान किया है। पोलिंग अफसर थर्ड हर 2 घंटे में ये करें कि कितनी आपकी पर्चियां हो गई हैं। वैसे भी वो 50 पर्चियों का सेट बना दें अलग से। जो पोलिंग थर्ड के बाद जमा होती पर्चियां, आप क्या करेंगे 50 पर्चियों का सेट बना देंगे, आप उनको अलग अलग रख देंगे और 2-2 घंटे में उनका भी मिलान करेंगे। तो आपको क्या होगा, इसमें किसी प्रकार की आपको सुविधा नहीं होगी। हर 2-2 घंटे में आपका हर चीज जो होगी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखिए मतदान अधिकारी ड्यूटी के बारे में क्या कार्य है, या मतदान अधिकारी थर्ड के बारे में क्या कार्य है। इसके अलावा टेंडर बोर्ड से कैसे पढ़ेंगे, आपके वहां अगर टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने की नौबत आई तो वो स्थिति में क्या होगा, चैलेंज रिपोर्ट क्या होता है, आपका जो आपका मतपत्र लेखा जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 17C, वो कैसे भरा जाता है, और मतदान के बाद जो आपकी सामग्री होने हैं इसके बारे में बताने के लिए मैं डायस पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कपिल नयाल जी को। वो यहाँ पर आए, आपको उसको समझाएंगे और इस सेशन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जाएगी विजिबल होगी, जो लंबी और स्पष्ट होगी। यदि मतदाता के हाथ में कोई ग्रीसिंग हो रही है, ऑयलिंग हो रही है, सैनिटाइजर लगा हुआ है, उसको पोंछ के आपने ये करना है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी तृतीय का यह भी दायित्व है कि वो स्याही जब वो मतदान के छोड़े उससे पहले सूख जाए। यह भी लिखा हुआ है आपकी मैनुअल में क्लियर कि वो स्याही क्या हो जानी चाहिए, सूख जानी चाहिए। और यदि कोई छेड़छाड़ करता है, मतदान अधिकारी तृतीय देखेंगे कि यदि स्याही उसने छेड़छाड़ कर दी इस बीच में, तो उसको दोबारा स्याही लगवाएंगे। अब देखिए इसमें मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज करना हमने बताया था आगे। कॉलम देखिए, पहला कॉलम तो आपका क्रम संख्या का है। पहला कॉलम देखिए आपका क्रम संख्या का है। देखिए 1401 नंबर है, जैसे 1434 का निवासी नामावली में क्रम संख्या है। उसके बाद एपिक से इन्होंने वो किया है, उसके बाद इन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक, इन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन आगे जाके इन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं देता, मतदान नहीं करने का निर्णय कर दिया, तो वो लिख देंगे वो भित्ति वाले कॉलम में मतदान न करने का निर्णय। ठीक, ये एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री अगली एंट्री अगले 2 नंबर पे होगी। चाहे इसने मतदान नहीं किया लेकिन वोटर रजिस्टर में इसका हो गया है। ठीक, अब देखिए हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे आप, हस्ताक्षर भी स्पष्ट लेना है। भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोई रेखा को हम हस्ताक्षर नहीं मान सकते। कोई कहे कि साहब मैं खाली एक रेखा ही डालता हूं, हस्ताक्षर मेरा यही है, तो उससे कहना है कि आप अंगूठा लगाओ। फिर हस्ताक्षर का मतलब इनिशियल जो हम लोग करते हैं, बैंक्स में करते हैं या कहीं अपने कागजों में करते हैं, उसको हस्ताक्षर माना गया है, स्पष्ट होना चाहिए।
यदि आपका एएसडी मतदाता है, एब्सेंटी शिफ्टेड डेड में से कोई मतदाता है, तो उस केस में आप हस्ताक्षर भी लगा करेंगे और उससे अंगूठे का निशान भी लेंगे, दोनों काम करेंगे एएसडी मतदाता के केस में। एएसडी मतदाता जैसे आपको बताया गया वे मतदाता होंगे जो बीएलओ के सत्यापन के वक्त घर पे नहीं थे या किसी कारण से किसी पड़ोसी ने कहा दिया कि ये बाहर चले गए तो उसने एएसडी लिस्ट में डाल दिया और वो मतदाता आया वहां। एएसडी के केस में ये कहा गया है कि मतदान अधिकारी प्रथम को उसकी कड़ाई से जांच करनी है। खाली ये नहीं वो उसने एएसडी में नाम है और खाली आ गया वैसी, उससे आपने पूछताछ करनी है कड़ाई से, तब जाके उसको वोट कराना है। अब देखिए मतदाता रजिस्टर हमने बता दिया आपको, इसमें देखिए कुछ एब्रिविएशंस लिखे होंगे। एक एब्रिविएशन इस बार सबसे ज्यादा लिखा मिलेगा आपको, पीबी की मोहर लगी होगी बीच में, पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट देखिए, एक तो उन मतदाताओं को इश्यू किए गए जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, दूसरे उन मतदाताओं को इश्यू किए गए हैं जो दिव्यांग या स्थिरांग हैं, तीसरे उन मतदाताओं को इश्यू किए गए जो कोरोना महामारी से ग्रसित हैं या संदिग्ध हैं। इन 3 कैटेगरी के लिए पोस्टल बैलेट आप जानते हैं उनके बारे में। पोस्टल बैलेट में जो लोग लगे थे कि उन्होंने घर घर जाकर उनसे पोस्टल बैलेट, उन्होंने पहले बीएलओ के माध्यम से आवेदन किया था और वो घर घर जाकर उनसे पोस्टल बैलेट लेके आए। ये लोग हैं, इन कैटेगरी के लोग हैं। उसके अलावा पोस्टल बैलेट आप लोगों का भी होगा। आप लोग अभी बाहर से फॉर्म 12 लेंगे और फॉर्म 12 में आप उसको भर के जमा करेंगे और उसके बाद जो है आपके पास भी पोस्टल बैलेट आएगा। तो आपके भी जहां पर आपका मतदाता सूची में नाम होगा, आपके नाम के आगे भी पीपी लिखा जाएगा। आप सपोज करिए आपकी ड्यूटी नहीं लगती है उस दिन, सपोज करिए आपकी ड्यूटी नहीं लगती है 14 तारीख को। अब आप जब वोट लेने जाएंगे तो आपको वोट नहीं कराया जाएगा क्योंकि आपके नाम पर पोस्टल बैलेट इश्यू हो गया है। तो आपको जो भी जिसके भी नाम के आगे पीबी इश्यू हुआ है वो मतदान केंद्र पर आकर वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। जिनके नाम के आगे डिलीटेड लिखा हुआ है वो मतदान केंद्र पर आकर वोट नहीं करेंगे। जिनके नाम के आगे ईडीसी लिखा है यानी कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, वैसे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं लेकिन क्या पता कल को जारी करें। ईडीसी देखिए क्या है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ईडीसी हमारे जो पुरुष मतदाता, पुरुष कार्मिक है, कोई भी पुरुष कार्मिक की ड्यूटी उसके गृह विधानसभा में या वो जहां पर कार्यरत है उस विधानसभा में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। लेकिन जो हमारी महिला कार्मिक है, महिला कार्मिकों की ड्यूटी उनके जो कार्य क्षेत्र वाला जो विधानसभा है वहीं लगाई जा रही है। वो उनका गृह विधानसभा भी हो सकता है। तो उस केस में महिलाएं, जो महिलाएं हैं हमारी कार्मिक, महिला कार्मिक हैं, वो 12A फॉर्म भरेंगी। 12A फॉर्म भरेंगी वो ईडीसी के लिए और उसके बाद उनको 12B फॉर्म मिलेगा, उसमें उनका ईडीसी का सर्टिफिकेट होगा कि उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो जिस टीम में कार्यरत होंगी, माना वो सल्ट की किसी टीम में कार्यरत है कोई महिला कार्मिक, उनके नाम पर ईडीसी इश्यू हो गया है, वो जहां पर उनका, अब वो इसका मतलब वो सल्ट की रहने वाली है, वो महिला, उसका विधानसभा सल्ट ही है, जहां उनका वोट पड़ता है महिला कार्मिक का, तो वो जहां उनकी ड्यूटी होगी वहां पर उसी मशीन में वोट देंगे। उसके लिए क्या करना है कि वो जो आपकी निर्वाचक नामावली है उसमें नीचे से उनका नाम जोड़ देना है और उसमें आगे से ईडीसी लिख देना है। और ऐसे केस में कुल निर्वाचकों की संख्या भी बढ़ जाएगी आपकी। माना 500 निर्वाचक थे, एक ईडीसी है, 501 कुल निर्वाचक होंगे। अब जो भी आप हिसाब लगाएंगे परसेंटेज वगैरह वो 501 से लगाएंगे, उसको जोड़ देना है उसमें ईडीसी को। ठीक। अब एक देखिए दूसरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, ईडीसी उनको मिल गया 12B। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी ड्यूटी कट गई। इलेक्शन के दिन उनको पता चला 13 तारीख को कि आपकी ड्यूटी नहीं है। अब वो क्या करेंगी, वो उस मतदान केंद्र पर आएंगी जहां के लिए उनको ईडीसी इशू हुआ है, जहां पहले उनकी ड्यूटी थी ना, वहां पर आएंगी वो वोट देने के लिए। तो उनको वहां वोट नहीं देने देना है। लेकिन ईडीसी वाली जो महिलाएं हैं वो अन्य किसी बूथ पर जाकर अपना मत दे सकते हैं, लेकिन पीबी वाले तो कहीं नहीं दे सकते। पीबी वालों को तो पोस्टल से ही भेजना है, फिर चाहे ड्यूटी उनकी लगे या कटे, उनको जो है पोस्टल से ही अपना मत देना है। तो ये ईडीसी वाला ध्यान रखिए। एक एएसडी के बारे में बताई दिया है। एक और कैटेगरी है पीवी की, प्रॉक्सी वोटर। देखिए आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, लगभग हमारे 95,000 प्रॉक्सी वोटर हैं इस बार। सर्विस वोटर इसको कहते हैं, ये इतने हैं 95,000 पूरे प्रदेश में। ठीक है ना, तो उसका मतलब है कि 10-12 हजार यहाँ भी होंगे। तो ये सर्विस वोटर, क्लासिफाइड सर्विस वोटर है। ये वो वोटर हैं जो सेना में कार्यरत हैं या जो अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या जो भारत सरकार के किसी मिशन में, किसी विदेश में किसी मिशन में कार्यरत हैं। वो किसी देश में राजदूत हो सकते हैं या वो किसी स्पाई उसमें हो सकते हैं, है ना, रॉ वगैरह में किसी ऐसी चीज में हो सकते हैं। तो वो जो वोटर होंगे तो उनको क्या कहा गया है, उन्होंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के वहां पहले ही उन्होंने अपना
आवेदन किया है और उन्होंने अपना एक प्रॉक्सी नियुक्त किया है, अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वो प्रॉक्सी उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है, वो उनका कोई मित्र भी हो सकता है। तो वो प्रॉक्सी जब आपका वोट देने आएगा, इनके नाम के आगे पीवी लिखा रहेगा आपकी लिस्ट में, पीवी, प्रॉक्सी वोटर, पीवी। अब ऐसे प्रॉक्सी वोटर को आपने सीधे नहीं वोट कराना है, पहले उससे आपने सर्टिफिकेट मांगना है। पीठासीन अधिकारी उसका सर्टिफिकेट देखेंगे, वो सर्टिफिकेट आरओ ने दिया होगा कि इसको फलाने का प्रॉक्सी वोटर, जैसे अमरपाल और विमलपाल था भी एग्जांपल आगे, तो उसने इसका प्रॉक्सी वोटर बनाया गया करके वो सर्टिफिकेट दिखाएगा। उसके बाद आप उसको बाकी की तरह से ही, बाकी की जैसे अन्य मतदाताओं को कराना है वैसे वोट कराएंगे, उसकी शाही मध्यमा में लगाएंगे, बाएं हाथ की मध्यमा में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अभियुक्ति वाले कॉलम में जिसने मत न देने का विनिश्चय किया वो लिख दिया। टेस्ट वोट हो रहा है तो टेस्ट वोट भी आप उसमें लिखेंगे, अभियुक्ति वाले कॉलम में आगे आएगा, टेस्ट वोट के बारे में बताएंगे। उसका जिसको टेस्ट वोट दिया उसका नाम भी आएगा इसमें अभियुक्ति वाले कॉलम में। या कोई अंधा स्थिरांग आता है, उसका कोई साथी आता है, उसका भी हस्ताक्षर आप अभियुक्ति वाले कॉलम में, घोषणा तो भरवाएंगे ही भरवाएंगे, उसका हस्ताक्षर भी आप अभियुक्ति वाले कॉलम में ले लेंगे। तो ये पहली वाली परिस्थिति जो हमने बताई थी आपको कि उसने मतदान देने से मना किया, तो आप अभियुक्ति वाले कॉलम में लिख दीजिए। यदि उसको आपने मतदाता पर्ची इश्यू कर दी है तो वापस मांग लीजिए उससे और उसमें ये लिख दीजिए। देखिए मतदाता पर्ची किस तरह की होती है। मतदाता पर्ची का देखिए प्रारूप इस तरह का है। मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, जो रजिस्टर में आपका जो क्रम चल रहा है, माना आपका 100वां क्रम चल रहा है, 99 लोगों ने वोट दे दिया तो 100वां आ जाएगा यहाँ पर। नामावली में उसका नाम माना 101 रवि कुमार है, 101 आ जाएगा जो भी उसका क्रमांक है। नीचे मतदाता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर जाएंगे। मतदाता पर्ची के केस में भी आप ध्यान दीजिए कि मतदाता पर्ची आप ऐसे कुछ मतदाता आएंगे आपके पास जो बीएलओ वाली वोटर स्लिप लेके आएंगे, या कुछ राजनीतिक पार्टी वाले भी बाहर से एक सफेद कागज में उसको लिख के देते हैं, उसका क्रमांक ढूंढ के देते हैं। तो उसको आप मतदान अधिकारी प्रथम उससे ढूंढ ले, ढूंढने में आसानी होगी, उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि वो मतदाता पर्ची नहीं है, क्योंकि उसको भी रखेंगे तो आप फिर कंफ्यूजन होगा। मतदाता पर्ची ये है जो आपके मतदान अधिकारी द्वितीय ने इश्यू की है, ये ध्यान दीजिए। एक और बात ध्यान देने की है कि कोरोना संक्रमित मतदाता भी वोट देने आ सकता है आपके केंद्र में, लेकिन उसके लिए कहा गया है कि कोरोना संक्रमित जो मतदाता होगा वो अंत में मतदान करेगा, पीपीई किट पहन के मतदान करेगा, ये कहा गया है। अब देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई इस बीच में हो गया हो कोरोना संक्रमित, पोस्टल बैलेट नहीं लिया उसने, इस बीच में हो गया कोरोना संक्रमित, तो वो पीपीई किट पहन के मतदान करेगा, ऐसा कहा गया है। अब देखिए मतदान अधिकारी तृतीय की बात कर लेते हैं। मतदान अधिकारी तृतीय ने उसको पर्ची दे दी, अब आ गया मतदान अधिकारी तृतीय के पास। मतदान अधिकारी तृतीय ये ध्यान दें कि उनको वो कार्य दिया गया है जो गत निर्वाचनों में पीठासीन अधिकारी को जो दायित्व दिए जाते थे, यानी कि उनको बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। उनको कंट्रोल यूनिट का प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल यूनिट मतदाता के हाथ में उसकी कि वो सूख गई है कि नहीं सूख गई है ये देखना, हाथ पकड़ के देखने की जरूरत नहीं है, एक सरसरी निगाह लगा के देख लेना है कि शाही लगी है कि नहीं लगी है। तीसरा उनका कार्य है कि उससे वो मतदाता पर्ची को ले लेंगे और उसको एक कार में या उनको सही तरीके से जमा करेंगे मतदाता पर्ची को, क्योंकि इनका लास्ट में हिसाब देना पड़ेगा और उनको जब भी समय मिले 50-50 की गड्डी बना के वो पीठासीन के पास जमा करते रहे। अब देखिए उसके बाद उनको बैलेट देना है। बैलेट देने के बाद उनको ये भी देखना है कि वो कंपार्टमेंट में जा रहा है नहीं, वोटिंग कंपार्टमेंट में आदमी बैलेट देके, और वहां पर वो बहुत आपको बीप की आवाज सुनाई देगी थोड़ी देर बाद। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो 10 मिनट लगा दिए उसने वहां। ऐसे केस में पीठासीन अधिकारी को बताएगा, वो पीठासीन अधिकारी से आवाज लगाएगी, भाई बाहर निकलो, कितनी देर हो गई तुम्हें, 10 मिनट हो गए, अभी तक तो हमारे 4-5 मतदाता हो जाते। फिर भी वो नहीं आता तो मतदान एजेंट को लेके जाए, मतदाता उसके काउंटर में जाए वहां पर कंपार्टमेंट में, और ये देखें कि कहीं उसने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। यदि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है पहले से आप बचें ऐसा करने से, लेकिन यदि वो ज्यादा टाइम ले रहा है तब आपको अधिकार है कि आप मतदान एजेंट को लेके वहां जा सकते हैं। अब उसने बैलेट इश्यू कर दिया, वो मतदान हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि बैलेट इश्यू करने के बाद मतदाता कह देगा कि साहब मैं वोट नहीं देता, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। उस केस में आपने अभियुक्ति वाले कॉलम में लिख देना है कि मत देने से मत न देने का विनिश्चय किया, और अगले मतदाता को आगे कर देना है, क्योंकि बैलेट तो दे रखा है, अगले मतदाता को प्रोसेस से फिर आगे बढ़ा देना है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो लास्ट मतदाता है, 400 वाला मतदाता है, हमारा 400 नंबर पे आ रहा है, वो उसको आपने बैलेट दे दिया, अब वो कह रहा साहब मैं वोट नहीं देता, अब आपको तो क्लोज करना है, तब क्या करेंगे बताइए? हाँ, तब आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक, उससे क्या होगा, उससे आपका जो बैलेट दिया है लास्ट में, क्योंकि उसके बाद कोई मतदाता नहीं है, वो बैलेट समाप्त हो जाएगा। और फिर आप स्विच ऑन भी करेंगे, क्योंकि यदि आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो आपका क्लोज बटन सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको क्या करना है, क्लोज बटन दबाना है लास्ट मतदाता के बाद। ठीक, तो स्विच ऑन करके क्लोज बटन दबाएंगे। अब देखिए
मत नहीं देने का विनिश्चय, यदि ऐसे जितने भी होंगे हमारे इसमें इसकी सूची आ जाएगी। 49 के अंतर्गत जितने पुरुष महिला हैं, एक आध होंगे ये, तो इनकी सूची आ जाएगी यहाँ पर। और कुछ ऐसे निर्वाचक होंगे जिनको आपने रोक दिया। आप कैसे रोकेंगे? यदि वो आपकी कोई प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, साहब मैं वोट तो देता हूं लेकिन मैं हस्ताक्षर नहीं करता हूं, तो आपकी जो विधिक प्रक्रिया है उसका उसने उल्लंघन कर दिया, तो आप उसको मत नहीं देने देंगे। या वो शाही लगाने से मना कर दे रहा, या वो मत की गोपनीयता को भंग कर रहा होगा, साहब मैं फलानी पार्टी को दे रहा हूँ वोट, फलानी उसको दे रहा हूँ, तो ये मत की गोपनीयता भंग हो रही है। तो ऐसे केस में आप उसको मत देने के लिए पहले समझाइए, फिर नहीं तो मत देने के लिए आप अनुज्ञात नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है चुनौतीपूर्ण मत। ये बहुत बार होता है कि जब भी कोई मतदाता वोट देने आता है तो वहां पर बैठे कुछ लोग, कुछ मतदाता, कुछ एजेंट्स, वो कहते हैं कि साहब ये मतदाता नहीं है तो फलाना मतदाता है। ये तो सपोज करिए मोहन सिंह आया वोट देने के लिए, मोहन सिंह वोट देने के लिए आया, तो खट से आपके मतदान एजेंट ने कह दिया कि साहब ये तो मोहन सिंह नहीं है, मोहन सिंह तो कहीं बाहर रहते हैं, ये तो कोई और है। ठीक, इस केस में आप पहले मोहन सिंह से बात करें, मोहन सिंह से कहें भाई आप सिद्ध करो कि आप मोहन सिंह हो, देखो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप दिखाओ, प्रूफ बताओ कि क्या आप मोहन सिंह हो। वो आपका एपिक वगैरह दिखाएगा, आप संतुष्ट होंगे कि तो मोहन सिंह ही है, तो आप उनको समझाएंगे पहले जो चुनौती कर रहा है कि भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो इसका नाम भी है और ये बता भी रहा है कि मैं मोहन सिंह हूँ। फिर भी वो नहीं मानता तो उसकी चुनौती आप स्वीकार करिए, उससे जो भी कर रहा है एजेंट या मतदाता अन्य मतदाता, उससे 2 रुपए का शुल्क जमा कराइए, उसको रसीद दीजिए 2 रुपए के शुल्क। ठीक, चुनौती स्वीकार करिए। अगले मतदाता को आप आगे कर दीजिए, अगला जो आपका मतदान की प्रक्रिया वो चलती रहेगी, इसकी आप इस मतदाता को रोक के इसकी आप एक जांच करेंगे। जांच के लिए पीठासीन अधिकारी, एक मतदान अधिकारी ले लीजिए कोई जो फ्री लग रहा हो, और एक बीएलओ को ले लीजिए, ठीक है ना, या कोई वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, उनसे थोड़ी पूछताछ करके जांच कर लीजिए कि ये मोहन सिंह का क्या मामला है, वो क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, मोहन सिंह ये है कि नहीं है, तो आप निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। यदि वो मोहन सिंह ही है तो उसके बाद अगले मतदाता के रूप में मोहन सिंह को वोट कराइए ससम्मान। ठीक, उसकी चुनौती क्या होगी बताइए? गलत सिद्ध होगी, उसका 2 रुपए का शुल्क जमा कर लीजिए। 2 रुपए का शुल्क जमा करने के लिए क्या करना है, जो उसकी काउंटर फॉइल है रसीद की जो उसको दिया आपने, उसमें लिख देना है फोरफिटेड, यानी कि जब्त की गई धनराशि, जब्त की गई लिख देना है। चुनौती गलत पाएगी तो धनराशि जब्त होगी, उस 2 रुपए को एक उसमें लिफाफे में रख के वो अलग जमा करेंगे आप संग्रहण केंद्र पे। अब माना उसकी चुनौती क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है, सही सिद्ध हो जाती है। गलत सिद्ध होने में तो ठीक हो गया, जब्त कर दिया, सही सिद्ध हो जाती है, यानी कि वो मोहन सिंह नहीं निकलता, वो अपने को सिद्ध नहीं कर पाता मोहन सिंह। उस केस में आप क्या करेंगे, मोहन सिंह को थाना अधिकारी को पत्र लिखकर पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि वो फर्जी मतदाता हो गया था, पुलिस के हवाले करेंगे, और उसका 2 रुपए का शुल्क उसको वापस कराएंगे। उसकी जो काउंटर फॉइल है उसमें उससे रिसीविंग कराएंगे, रिसीव्ड 2 रुपया शुल्क प्राप्त किया, ये लिखाएंगे। तो इस तरह से आप जो है चैलेंज मतों को निपटारा इस तरह से करेंगे। ये देखिए इसकी आप आगे पावती दे रखी है चुनौती शुल्क की, और उसके बाद जो है इसमें ऐसे जो भी आपके मत आएंगे उनका देखिए इसमें अभ्यासेपित मतों की सूची आप बनाते हैं 17 भ में, 17B में 17 ख, इसका जो अभ्यासेपित मतों की सूची प्रारूप 14 है। देखिए इसमें देखिए इसका क्रम संख्या है, निर्वाचक का पूरा नाम आ जाएगा, इसमें मोहन सिंह का नाम आ जाएगा, उसका क्रम संख्या आ जाएगा, उस भाग में निर्वाचक के भाग का क्रम संख्या आ जाएगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्यासेप किया गया है ये भी मोहन सिंह ही आएगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसका पता आ जाएगा, पहचानने वाला है उसका नाम, अभ्यासेप करता, इसमें किसका नाम आ जाएगा, एजेंट का नाम आ जाएगा ना अभ्यासेप करता में, और पीठासीन अधिकारी का आदेश में लिखेंगे आप चुनौती सही पाई गई या चुनौती गलत पाई गई, ये लिखेंगे, और उसमें फिर अभ्यासेप करता के हस्ताक्षर करा देंगे। थाना अधिकारी को इस तरह से आप शिकायती पत्र लिखते हैं। अब देखिए एक और केस आता है टेंडर वोट का, यानी कि डिविडेंड वोट का। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई मतदाता आता है वोट देने तो उसका मत पहले ही पड़ जाता है। ये भी बहुत बार होता है कि कोई मतदाता आए और उसका मत पहले ही पड़ गया। सपोज करिए रवि कुमार आए वोट देने के लिए और उसने नाम पूछा मतदाधिकारी प्रथम ने, उसने कहा भाई रवि कुमार, तो उसने कहा भाई रवि कुमार का तो वोट हो गया। ठीक, तो वो कहेगा रवि कुमार की मैं तो साहब अभी आ रहा हूँ, मैं तो पहले आया नहीं हूँ, और ये देखो मेरा ये एपिक है और ये है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप वहां पर पोलाइटली पेश आएंगे, क्योंकि आपको विनम्रता से इसलिए पेश आना है क्योंकि जो रवि कुमार है वो क्या कर रहा है, रवि कुमार कि एक तो उसका वोट पड़ गया, वो आपकी गलती है, आपके मतदान अधिकारी प्रथम की वो एक चूक है, उसकी एक मिस्टेक है। क्यों है उसकी मिस्टेक, क्योंकि पहचानने में कहीं ना कहीं क्या हुई है, गलती हुई है, तभी तो हुआ ना ऐसा, नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा गलती हम इसलिए भी ज्यादा नहीं कह सकते कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें फोटो इतनी स्पष्ट नहीं होती है और उसमें ऐसा माहौल होता है, वहां पर भीड़भाड़ होती है, तो पहचानने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है।
तो ऐसे में आप क्या करेंगे, रवि कुमार से कहेंगे साहब आपका वोट पड़ गया है, लेकिन हम आप आए हो वोट देने के लिए, तो हम आपको भी निराश नहीं करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, हम आपका मत दिलाएंगे, लेकिन हम आपको बैलेट देंगे, बैलेट पेपर देंगे। तो निवेदन मतपत्र जो 20 की संख्या में आपको मिले हैं, उनमें से आप एक मतपत्र निकालेंगे, उसका क्रमांक नोट करेंगे अपनी डायरी में। निवेदन मतपत्र के पीछे यदि मोहर लगी है निवेदन मतपत्र की तो ठीक है, नहीं लगी है तो उसके पीछे आप लिखेंगे निवेदन मतपत्र, अपने हाथ से लिखेंगे और वो उसको इश्यू कर देंगे, उसको एरोक्रॉस की रबड़ की सील देंगे, उनसे कहेंगे आप वोटिंग का वहां जाइए चैम्बर में और आप वोट करके आइए, और फिर इसको मोड़ के हमको इस तरह से मोड़ के हमको दीजिए। वो वोट करके आ जाएगा, वो आपको सौंपेगा उसको, आप उसी के सामने उसको लिफाफे में रख के रख देंगे। उसको भी सील बंद मत करिए, क्योंकि हो सकता है कोई टेंडर वोट और भी पड़े, उन सबको एक ही लिफाफे में रखना है, तो उसको लास्ट में जब क्लोज हो जाएगा तब आप सील करेंगे। तो ये निवेदन मत का है। तो कोशिश ये करनी है कि निवेदन मत आपके वहां नहीं पड़े। लेकिन यदि रवि कुमार जैसे आया है और आपने उसको निवेदन मत भी नहीं दिया, फिर तो वो और खराब होगा, वो बाहर शिकायत कर देगा, वो कह देगा साहब देखिए एक तो हमारा फर्जी वोट पड़ गया और हमें जो है इन्होंने निवेदन पत्र भी नहीं दिया, तो इसलिए निवेदन मत पत्र देना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि निवेदन मत पत्र देने की नौबत ना आए। अब देखिए इसमें देखिए कैसे भरेंगे इसको, 17 खौ सॉरी है 17 खौ इस तरह से भरेंगे। देखिए 17A 17B 17C, ये 17B है। इसमें देखिए निर्वाचक का नाम आ जाएगा, पूरा नाम रवि कुमार आ जाएगा। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, माना उसका 324 में नंबर था तो वो आ जाएगा। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले पहले ही मतदान कर दिया, उसके बदले माना कोई 110 नंबर पर मतदान कर गया उसके बदले, तो उसका नंबर आएगा यहाँ पे 110, और ये निर्वाचक में यहाँ पर रवि कुमार के हस्ताक्षर आएंगे। ये 17 बो में आप जो है इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। ये भी जो है बाद में सील होके जाता है, ये जो है अभ्याक्षेपित मतों का लेखा। तो ये इस तरह से आप जो है चैलेंज मोड को आप प्राप्त हुआ ही मतदाता। ये ऐसे मतदाता होते हैं जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की होती है। तो ये हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कई इनमें से, और कई बच्चे छोटे छोटे लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखने में लगेगा यार ये तो 6 में पढ़ता है, देखो कैसे वोट देने आ गया। तो आप अपनी ओर से ऑब्जेक्शन मत करिए, क्योंकि यदि आप अपनी ओर से ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका कार्य बढ़ेगा। तो लेकिन यदि कोई एजेंट ऑब्जेक्शन करता है या कोई अन्य मतदाता ऑब्जेक्शन करता है तो आपको क्या करना होगा, आपको उससे एक फॉर्म भरवाना होगा। वो घोषणा ये उपबंध 10 में आपको उससे घोषणा प्राप्त करनी होगी, और उपबंध 11 के भाग 1 में ऐसे मतदाताओं का विवरण दर्ज करना होगा। देखिए आगे उपबंध 10 में क्या होता है, देखिए उससे देखिए घोषणा करिए कि किस घोषणा करता हूँ कि सन 2022 की 1 जनवरी को मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी, ये घोषणा करेगा वो, ठीक। उसको बता भी दे कि भाई देखो तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा हो सकती है। उसके बाद नीचे देखिए लोक की धारा के जानकारी है, नीचे उसका नाम पता ले लेंगे, और नीचे जो है ये नीचे आप पीठासीन अधिकारी के सामने वो आप उसको जो है सत्यापित कर देंगे, ठीक है। नीचे आप लिख देंगे सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उसको हस्ताक्षर की। यदि वो घोषणा करने से मना करता है तब क्या करेंगे बताइए, तब उसको वोट नहीं देने देंगे, क्योंकि एक तो उसका ऑब्जेक्शन हुआ है और वो घोषणा भी नहीं, आपकी कोई भी आपकी समझ लीजिए। अब देखिए इनका विवरण आ जाएगा ऐसे निर्वाचक नामावली में आयु जो होगी वो लिख देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित आयु, यानी कि आपके द्वारा कितनी निर्धारित आयु है तो आप वही आयु निर्धारित करिए जितना उसके कागज में लिखिए, क्योंकि आप इसमें कम लिखेंगे तो फिर दिक्कत है। अब एक और मतदाता की बात करते हैं, प्रॉक्सी के द्वारा मतदाता। ये अभी हमने बात हो गई है प्रॉक्सी की, कि ये जैसे जो आर्मी पर्सनल है या वो जिन्होंने अपना प्रॉक्सी नियुक्त किया है, तो इसकी बात हो गई है। इसकी अमितशाही जो है प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा में लगानी है। क्यों लगानी है मध्यमा में? हाँ, क्योंकि उसका अपना वोट भी होगा तो वो तर्जनी में लगाएगा। अमरपाल की बात हो गई है, इसकी बात हो गई है। अब देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अंधे और स्त्रीलिंग मतदाता। देखिए अंधे और स्त्रीलिंग मतदाता भी 2 प्रकार के होंगे। एक अंधे और स्त्रीलिंग मतदाता है, वैसे तो काफी अंधे और स्त्रीलिंग ऐसे मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट किए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी को जानकारी ना हो, पोस्टल बैलेट नहीं लिया हो और वो बाकी रूप से स्वस्थ है, वो आ गया अपना वोट देने के लिए। तो ऐसे केस में आप 2 प्रकार के होंगे। एक मतदाता होंगे कहेंगे साहब मैं अपना वोट तो खुद दूंगा, लेकिन मुझे वोटिंग कंपार्टमेंट में तक जाने के लिए एक सहारे की जरूरत है, ठीक। तो ऐसे केस में आप अपने विवेक से, ठीक है ना, वेबकास्टिंग हो भी नहीं तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अपने विवेक से उसे ऐसा करने की अनुमति दे दें कि वो एक साथी को लेके वहां तक चले जाए, लेकिन वो अंदर चैम्बर में नहीं जाएगा साथी, ठीक, उसको वहां तक पहुंचा दे। ऐसे केस में उससे कुछ भरवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ऐसे होंगे साहब मैं तो आंख ही नहीं देखता हूँ, मैं तो वोट ये देगा, मेरा पोता देगा या मेरा ये साथी आया है ये वोट देगा। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, साथी से घोषणा भरवानी है। एक तो जो साथी होगा वो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा,
दूसरा वो जो साथी होगा वो एक ही आदमी का एक दिन में सहायक बनेगा, यानी कि वो सारे उनका सहायक बन रहा है। तो देखिए इससे हम उपबंध 12 में मतदान की गोपनीयता के संबंध में घोषणा पत्र भरवाएंगे और उनकी सूची 14 कॉ में तैयार करेंगे। देखिए आगे ये घोषणा भरवाएंगे। देखिए हम ये मैं आज तारीख इतने को तारीख 14 फरवरी 2022 को किसी भी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में मैंने कार्य नहीं किया है कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये होते अपने द्वारा फिर के मत को गुप्त रखूंगा, ये भी कहेगा। ये नहीं कि वो साथी वहां वोट लेके आ रहा है, बाहर वहां बता रहा है लोगों को कि साहब मैंने उसको वोट दिया इनका, ये भी नहीं करना है, जो गोपनीयता भी बनाए रखनी है। अब देखिए जब आपका मतदान समाप्ति की ओर होगा 14 तारीख को, समाप्ति की ओर कब होगा? 6 बजे। यदि आपकी लाइन में कोई नहीं है तो 6 बजे आपका क्लोज हो जाएगा। यदि आपकी लाइन में 10 लोग हैं तो 6 बजे जो लास्ट वाला आदमी है उसको 1 नंबर की पर्ची दे देंगे हस्ताक्षर करके। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आप पर्चियां देंगे। जब लास्ट में 1 नंबर वाला आपका मत देगा तब आपका मतदान क्लोज माना जाएगा, उसने मत दे दिया है। ऐसे संबंध में जब वो मत देने चले गया अंदर मत दे रहा है तो आप कहेंगे भाई अब हमारा अंतिम मतदाता ने मतदान कर दिया है, अब हम मतदान के समापन की घोषणा करते हैं, ये कहेंगे आप जोर से। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोज बटन को दबाएंगे। सबसे पहले आपने क्लोज बटन को दबाना है। यदि कोई बवाली ऐसे आ गया जैसे वो लास्ट वाला वो बैलेट देने के बाद कहता है कि साहब मेरा मन नहीं हो रहा वोट देने का, बैलेट दे दिया, तब क्या करेंगे? पहले स्विच ऑफ करेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, तब क्लोज दबाएंगे। अब क्लोज आपने बटन दबा दिया, आपकी मशीन क्लोज होगी। अब उसमें कोई मत नहीं पड़ सकता। अब उसकी आप सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद आप जैसे आपने मशीन को क्लोज किया बिल्कुल वैसे ही आप मतदाता रजिस्टर को भी क्लोज करेंगे। मतदाता रजिस्टर को कैसे क्लोज करेंगे? 400 आपका माना लास्ट मतदाता आया 400 नंबर पे, क्रमांक 400 वाला लास्ट मतदाता है। उसके बाद एक आप लंबी लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे क्रमांक 400 सीरियल नंबर इतना ने अंतिम मतदाता के रूप में अपना मत दर्ज किया, ये आप सर्टिफिकेट लिखेंगे उसमें। और नीचे PO2 के साइन कराएंगे, पीठासीन अधिकारी के साइन कराएंगे, जो भी मतदान एजेंट वहां पर उपस्थित है उनके हस्ताक्षर कराएंगे। अब आपका मतदाता रजिस्टर भी क्लोज हो गया। ये समझ लीजिए जिस तरह से मतदान मशीन का मतदाता रजिस्टर को भी क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो उसमें हो सकता है कोई एंट्री कर दे पीछे, तो उसको क्लोज कर देंगे आप। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम? अब हम अपना हिसाब बनाएंगे 17 गो है ना 17C में देखिए जल्दी से हम देखते हैं कैसे हम इसका हिसाब बनाएंगे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। एक तो ये आपको पर्याप्त संख्या में बनाने पड़ेंगे। ये जो है आपको जैसे ये आपको देखिए ये तो एक तो आपको ये बनाने पड़ेंगे जितने आपके एजेंट है, माना आपके 5 एजेंट है तो 5 एजेंटों के लिए चाहिएगा। एक आपको मतदान जो मशीन होगी ईवीएम उसके साथ सील्ड बंद चाहिएगा 6, एक खुला चाहिएगा 7, एक हो सकता है सेक्टर मजिस्ट्रेट मांगने 8, एक आप अपने संदर्भ के लिए रख लें। तो इसकी लगभग 9-10 प्रतियां आपको लगभग चाहिएगी। तो इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है इसको कार्बन कॉपी में बना लें, बढ़िया कार्बन हो, और उसमें कार्बन में क्या होगा कि उतना लिखना नहीं पड़ेगा, और दूसरा सारी प्रतियां एक जैसी होंगी। और दूसरी बात याद रखनी है कि और किसी डॉक्यूमेंट में निर्वाचन एजेंट का जो मतदान एजेंट है उनका सिग्नेचर छूट जाए कहीं पर कोई बात नहीं, लेकिन 17C में अवश्य उनका सिग्नेचर शुरू होना है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप विवेकपूर्ण तरीके से जब आप सुबह मॉक पोल कराते हैं उसी समय फटाफट जो है सब में आप उसके हस्ताक्षर ले लें। जितना आप अच्छे से उनसे व्यवहार करेंगे तो वो हस्ताक्षर कर देंगे। और लास्ट में उनको आप एक प्रति दे भी दें, ऐसा नहीं है, उनको आप एक प्रति दे भी दें उसका, क्योंकि आप ऐसा घोषणा भी भरवाते हैं। तो ये इसमें उनके साइन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि 6 बजे देखेंगे कि जब हम सब भर लगे उसके बाद उनके साइन कराएंगे तो फिर वो हो सकता है कोई चले गया होगा, कोई चाय पीने चले गया, कोई कहीं चले जाएगा। अब देखिए इसको भरेंगे कैसे? इसमें जैसे ऊपर आ जाएगा, जैसे आपका आ गया माना 52 अल्मोड़ा आ गया या जो भी नंबर है ना, उसका नंबर आ जाएगा। राज्य संघ को काट देंगे, विधानसभा के लिए संसद जी को काट देंगे, विधानसभा निर्वाचन हो जाएगा। ठीक, मतदान केंद्र का संख्या व नाम जहां आपकी नियुक्ति हुई है उसका नाम आ जाएगा। मतदान केंद्र में प्रयुक्त वोटिंग मशीन की नंबर आपकी डायरी में लिखा होगा, सब एक डायरी बनाई होगी अपनी छोटी, उससे फटाफट आप वोटिंग मशीन का नंबर डाल देंगे, कंट्रोल यूनिट का नंबर डाल देंगे, बैलेट यूनिट का डाल देंगे, प्रिंटर का मतलब है वीवीपैट का नंबर डाल देंगे। ठीक, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, कितने आपके वहां वोटर हैं टोटल, ठीक, इसमें ईडीसी वोटर भी शामिल होंगे, ध्यान रखना। ईडीसी वोटर को मिला के होगा ये, यदि ईडीसी नहीं है तो उतने होंगे। माना हमारे थोड़ी देर के हमने एग्जांपल लिया, हमारे वहां 500 वोटर है, मैक्सिमम 1250 वोटर है किसी केंद्र में, और नहीं तो अधिकांश केंद्रों में 700, 800, 10, 1000 ऐसे वोटर है। तो माना आपके 500 वोटर है, सपोज करिए एग्जांपल के लिए।
अब देखिए नियम 49 के अधीन मतदान दर्ज न करने का निश्चय करने वाले मतदाता जिसने रजिस्टर में चढ़ाया उसके बाद उसने कह दिया साहब मैं वोट नहीं दे रहा हूं, ऐसा मतदाता माना आपके पास एक है, सपोज करिए, नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा, संख्या एक आ गया। दूसरा, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49 के अधीन मतदान की अनुमति नहीं दी, जिसको आपने रोक दिया, वो देना तो चाह रहा था लेकिन वो शायद नहीं लगा रहा था, तो आपने कहा भाई आप वोट नहीं दोगे, ऐसा एक वोटर आ गया माना, उसकी संख्या आ जाएगी। ठीक, अब देखिए उसके बाद एक और चीज है, नियम 49 के अधीन दर्ज जांच मत, टेस्ट वोट। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्ट वोट, परीक्षण मत भी बोलते हैं इसे या जांच मत भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि कभी कभी कोई वोटर आपका वोट देके आता है, ठीक, वोट देके आया, माना विवेक सिंह नाम का एक वोटर है, सपोज विवेक सिंह नाम का एक वोटर आया, वोट देके आया और वोट देने के बाद उसने शिकायत करी कि साहब यहाँ तो गजब हो रहा है, देखिए मैंने ए को वोट दिया और वोट चले गया बी को, ठीक, मैंने ए पार्टी को वोट दिया और वीवीपैट में मैंने देखा तो बी को वोट जा रहा है। तो उसकी शिकायत को पहले तो आप उससे कहेंगे भाई देखो ये जो भी उसका नाम है विवेक बताया जैसे, उससे कहेंगे कि भाई देखो ऐसा नहीं होता है, देखो सुबह से यहाँ 200 लोग वोट कर चुके हैं और ऐसा किसी ने शिकायत नहीं की और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक। लेकिन यदि वो नहीं मानता है तो आप क्या कराएंगे, टेस्ट वोट कराएंगे। विवेक के नाम की, विवेक सिंह है माना ये, विवेक सिंह के नाम की एंट्री पहले ही एक बार हो गई है मतदाता रजिस्टर में, क्योंकि उसने वोट दिया तभी तो पता है, ठीक। विवेक सिंह के नाम की एक आप अगली एंट्री करेंगे, दूसरी उसके अगले क्रम में फिर से विवेक सिंह लिखेंगे और अभियुक्ति वाले कॉलम में लिख देंगे टेस्ट वोट। और ये टेस्ट वोट के बाद में एक विशेष बात यह है कि यदि विवेक सिंह 10 बजे वोट देके आया और 11 बजे आपके पास आ रहा है कि साहब नहीं वहां तो गलत हो रहा था, वो ए का वोट बी को जा रहा था, तब आप उसकी चुनौती को स्वीकार, तब उसका आप टेस्ट वोट नहीं कराएंगे। टेस्ट वोट केवल तभी होगा जब वो निकल के आ रहा है, तुरंत कह रहा है तभी होगा, 15 मिनट बाद भी नहीं होगा, ऐसे तो फिर करते रह जाएगा दिन भर। तो उसी समय निकल के आ रहा है तो शिकायत कर रहा है, तो आप टेस्ट वोट कराएंगे। टेस्ट वोट क्या होता है, वो एक गोपनीय वोट नहीं होता है, खुला वोट होता है, उसमें वो केवल जांच करने के लिए कि आपकी मशीन वीवीपैट सही काम कर रही है, उसी से कराएंगे, विवेक सिंह से ही कराएंगे, जिस जो मतदाता शिकायत कर रहा है उसी से कराएंगे। अपने मतदान एजेंट्स को बुला लेंगे, अपने मतदान अधिकारी को बुला लेंगे, उसकी फोटो और वीडियोग्राफी कर लेंगे क्योंकि वो गोपनीय मत नहीं है। और आप देखेंगे ध्यान से, उससे कहेंगे भाई तुम दे फिर से वोट दे, जिसको दिया तुमने तुम फिर से दो वोट, तो वो फिर से वोट देगा, माना उसने ए को वोट दिया तो 99.9999 जितने भी 9 लगा लो परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो वोट ए को ही पड़ेगा। उसने ए को दिया तो ए को ही पड़ेगा, बी को दिया तो बी को ही पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे केस में उसको आप पहले ही बता देंगे कि भाई ऐसे केस में जो है 6 महीने की जेल होगी तुम्हें और तुम्हें जो है अर्थदंड भी होगा, वो उसको आप थाना अधिकारी का पत्र लेकर ये करेंगे। इन केस अच्छा, वो जो टेस्ट वोट आपने लिखा है अभ्यर्थी वाले कॉलम में मतदाता रजिस्टर में, वहां पर यह भी लिखना पड़ेगा आपको कि इसने ए कैंडिडेट को टेस्ट वोट दिया, वो भी उसमें लिखना है किसको दिया। और यदि सपोज करिए उसने ए को वोट दिया और बी को वोट आ रहा है, आपने देख लिया आपने आंखों से कि बी को गया है वास्तव में वोट, तो आप तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, आप कहेंगे साहब हमारे वहां विवेक सिंह नाम का एक मतदाता आया था, उसने ये शिकायत करी थी, हमने टेस्ट वोट कराया, हम सब लोगों ने एजेंट्स ने सबने देख लिया कि यहाँ तो वास्तव में ए का वोट बी में जा रहा है, तो उस केस में तुरंत मतदान रुक जाएगा, तो मतदान की जो है वो निरस्त हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसे केस में जिसकी की संभावना मैंने बताया कि नहीं के बराबर है, ये केवल एक मतलब केस है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, लेकिन इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर। अब ऐसे जो टेस्ट वोट पड़े, देखिए इनका अंकन आपने मतदाता रजिस्टर में तो कर लिया ना, मशीन में पड़े नहीं पड़े ये वोट बताइए, पड़े, तो ये मशीन में भी पड़े हैं और मतदाता रजिस्टर में भी इनका अंकन हो गया है, तो इनको कहीं आपने घटाना जोड़ना नहीं है, आपने नहीं घटाना जोड़ना है। इनको कहाँ घटाया जोड़ा जाता है, ये जब काउंटिंग होती है, जैसे आपने ए को दो वोट पड़े, ए को टेस्ट वोट, बी को 1 पड़ा और सी को 1 पड़ा, ठीक। जब वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन क्या होगा, माना ए के 10,000 वोट मिले ए को, उस विधानसभा में माना उसको 10,000 वोट मिले, तो ये आपका ये मतपत्र लेखा खोला जाएगा, ये देखा जाएगा कि ए को तो 2 टेस्ट वोट पड़े हैं, तो 10,000 में से 2 वोट माइनस हो जाएंगे, ये वोट क्या हो जाएंगे वहां पर माइनस होंगे। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ नहीं माइनस करना है, आपको केवल इनकी संख्या लिखनी है कितनी है। तो ये संभावना तो बिल्कुल नहीं के बराबर है कि आपकी जो टेस्ट वोट है उसमें वो जो कह रहा है वो गलत, वो सही सिद्ध होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन टेस्ट वोट की पूरी संभावना है कि टेस्ट वोट आपको कराने पड़ सकते हैं।
क्योंकि आजकल जो मतदाता हैं हमारे वो बहुत जागरूक हैं, उसके अलावा उनको पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी पुश करे रहते हैं, तो वो जरूर टेस्ट वोट के लिए कहेंगे। तो इसकी आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि टेस्ट वोट आप कराएंगे, मतदाता रजिस्टर में भी उसका नाम लिखेंगे, अभ्युक्ति वाले कॉलम में किसको वोट दिया वो भी लिखेंगे और उसकी संख्या भी नोट करेंगे। उसके बाद देखिए मशीन के अनुसार रिकॉर्ड मत आ गया आपके 398, मशीन में टोटल का बटन दबाया तो 398 मत आ गए आपके। अब देखिए ये कह रहा है 2 - 3 - 1। देखिए 398 कैसे आए मशीन में, टोटल कितने थे 400 थे ना, 2 नंबर में टोटल 400 मत थे। मतदाता रजिस्टर का जो लास्ट कॉलम था 400 था, 400 में से एक मत उसका घट गया जिसने मतदान करने से मना कर दिया, एक मत उसका घट गया जिसको आपने रोका कि घटेंगे ना ये मत, क्योंकि ये वहां तक नहीं पहुंचे मशीन तक। तो 400 - 1 कितना आया अभी 398, वहां भी 398 है, यहाँ भी 398। तो इस हिसाब क्या हो गया हमारा, मेल खाता है। यस टैलीज लिख देंगे, हाँ मेल खाता है, यस टैलीज। ये टैली करना चाहिए आपका हमेशा। टेस्ट वोट को कहीं घटाना जोड़ना नहीं है, क्योंकि टेस्ट वोट दोनों जगह है। जो 400 जो तुम्हारे जो 400 था आपका, उस 400 में टेस्ट वोट भी शामिल है, 400 में आपके 4 टेस्ट वोट भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका जो हिसाब आएगा। इसमें नीचे फिर देखिए, इसमें उसकी संख्या आ जाएगी, निविदा मतपत्रों की संख्या कितने से कितने तक मिले थे। यदि यूज में आए तो माना 2 यूज में आए तो 2 प्रयुक्त वाले कितने से कितने नंबर थे, और 18 अप्रयुक्त हो जाएंगे, उनके नंबर आ जाएंगे। कागज की सीलों की संख्या आ जाएगी, कितने प्रयुक्त हुए, कितने क्षतिग्रस्त हुए, और कितने जो है इसके नंबर आ जाएगा नीचे। और नीचे इसमें देखिए मतदान एजेंट्स के हस्ताक्षर कराने बहुत जरूरी है। मतदान एजेंट्स के हस्ताक्षर इसमें कराने बहुत जरूरी है, मॉक पोल वाले में और इसमें कराने बहुत जरूरी, सभी में कराने जहां भी कहा गया है, लेकिन इनमें तो बहुत जरूरी है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर जाएंगे नीचे, तारीख और समय आ जाएगा। तो ये रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद आप देखिए मतदान के अंत में घोषणा करेंगे कि हमने मतों का जो है लेखा की एक प्रति को दे दी है, तो इसमें एजेंट्स के हस्ताक्षर करा दें, मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा कर देंगे।